नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत आज हम इम्प्लांटेशन, आपके प्लेसेंटा, उसके बाद में पार्चुरेशन का अध्ययन करेंगे। तो इन सभी को अध्ययन करने से पहले अपन एक एक करके इन तीनों को टच करते हुए चलेंगे। तो पहला आज हम जो लेंगे वो है इम्प्लांटेशन यानी आरोपण। जब भ्रूण का निषेचन हो जाता है तो निषेचन होने के पश्चात जो भ्रूण है वो किसके अंदर आ जाता है, गर्भाशय के अंदर आ जाता है। और गर्भाशय के अंदर आने के बाद उसे क्या होना पड़ता है, इम्प्लांट होना पड़ता है। इम्प्लांट क्यों होना पड़ता है? क्योंकि भ्रूणीय परिवर्तन, इसको क्या करना है, इसके अपने परिवर्तन या डेवलपमेंट के लिए क्या होना पड़ता है, पोषण चाहिए। पोषण किसी सतह से इसको पोषण मिलना चाहिए। तो ये पोषण प्राप्त करने के लिए किसी सतह से संलग्न हो जाता है, किसी सतह से क्या हो जाता है, चिपक जाता है, उसके अंदर आरोपित हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक गर्भाशय का डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे ये है गर्भाशय, ठीक है, यह है गर्भाशय। तो गर्भाशय के अंदर यह है आपकी लेयर जो दिखाई दे रही है, ये लेयर है आपकी एंडोमेट्रियम या अंतः स्तर, जो गर्भाशय का अंतः स्तर या एंडोमेट्रियम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा आपका, जैसे यहाँ पर मैंने मान रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आया, एम्ब्रियो आ गया, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो है, इसको क्या होना है, यहाँ पर आरोपित होना है। तो यहाँ पर आरोपित होना है तो पहले इसके पास में जाएगा। जैसे यहाँ पर पास में जाएगा, पास में जाने के बाद इसके अंतर्गत कुछ, जैसे यहाँ पर पास जाएगा तो ये, जैसे यहाँ पर पास में गया तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। और उसके बाद एंडोमेट्रियम है, इसको क्या कर देगी, चारों तरफ से घेर लेगी, ताकि जो एम्ब्रियो है क्या नहीं हो पाए, नीचे नहीं गिर पाए। जैसे यहाँ अंदर चला गया तो क्या नहीं हो, नीचे नहीं गिर पाए। इसके लिए क्या होता है कि जो आपके मोरूला है वो क्या हो जाता है, इसके अंदर पूर्ण रूप से धस जाता है। और गर्भाशय के अंदर यहाँ पर क्या जम जाते हैं, कुछ कोगुलेटिंग टिश्यू आ जाते हैं। यहाँ पर जो अंदर गया था यहाँ पर क्या आ जाते हैं, कोगुलेटिंग टिश्यू आ जाते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये आरोपित कब होता है, तो निषेचन हुआ उस दिन से लेके 6 या 7th डे के बाद में क्या होगा, इसके अंदर आरोपित होना शुरू होगा। क्या होगा, इम्प्लांट होना क्या होगा, शुरू होगा। इम्प्लांट होना क्या होगा, शुरू होगा। और पूरा कब होता है, पूरा होता है निषेचन की 12th डे के बाद में पूरा हो जाता है। यानी 12th डे के अंदर क्या हो जाता है, इम्प्लांट कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्प्लांट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये किस लेयर के अंदर आपके आरोपित हो रहा है, तो वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के अंतर्गत ये क्या हो रहा है, आरोपित हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, जैसी डेवलपमेंट होता रहेगा तो इसके अंदर क्या बनेंगे, जर्मिनल लेयर बनेंगे। तो जर्मिनल लेयर, 3 जर्मिनल लेयर होती हैं। एक होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो तीनों के अंदर पहले कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद में कौन सी आएगी। तो ये जो क्रम्स है या सीक्वेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। पहले एंडोमेट्रियम बनेगी, एंडोडर्म, एंडोमेट्रियम नहीं एंडोडर्म, उसके बाद में एक्टोडर्म, उसके बाद में बनेगा मेसोडर्म। ये इंग्लिश टर्म्स है, आपको इंग्लिश टर्म्स के अंदर याद रखना। हिंदी इसकी है नहीं, इसको एंडो हिंदी के अंदर ही लिख देंगे। तो ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कौन सा बनेगा, एंडोडर्म्स, उसके बाद में कौन सा बनेगा, एक्टोडर्म, उसके बाद में कौन सा बनेगा, आपके मेसोडर्म्स बनेगा। तो यहाँ पर इम्प्लांट हुआ है तो इसको क्या चाहिए, पोषण चाहिए। तो पोषण प्राप्त करने के लिए इसको कुछ संरचना बनानी पड़ेगी। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये मान लीजिए आपका एम्ब्रियो है और ये है आपका क्या है, इसकी सतह है, एंडोमेट्रियम की सतह। तो इनके दोनों के टिश्यू हैं कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। दोनों के ब्लड है वो मिक्स नहीं हो पाते हैं, इस तरह से क्या हो जाते हैं, वो जॉइंट हो जाते हैं। तो उसको जॉइंट होने वाली इस संरचना को क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं। तो पहले अपन इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसको देखते हैं कि इसके अंतर्गत
कैसे ये पोषण प्राप्त करता है और कौन कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तो उसके बारे में पूरा अपन एक डायग्राम की मदद से इस पूरे फीचर को समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो ये है आपका एम्ब्रियो और ये है एम्ब्रियो से निकल रही विलाई दिखाई दे रही है। ये संरचना इम्प्लांट हो जाती है किसके अंतर्गत, एंडोमेट्रियम, गर्भाशय का एंडोमेट्रियम होता है उसके अंतर्गत आरोपित हो जाती है। तो ये आपको संरचना दिखा रही है, इसका नाम है कोरियोनिक विलाई। क्या नाम है? कोरियोनिक विलाई। क्या नाम है? कोरियोनिक विलाई। ठीक है, कोरियोनिक विलाई किसके अंदर अटैच हो जाती है? एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम के अंदर जो माता के जो क्या है टिश्यू है उसके साथ क्या हो जाती है? संलग्नित हो जाती है। और इससे क्या मिलता है? आपके ब्लड से आपको इसको क्या मिलता है? पोषण मिलता है। तो यहाँ पर ये रेड कलर से दिखाई दे रही है, क्या है? वेन्स एंड आर्टरीज है। ये दोनों क्या है? ये वेन एंड आर्टरीज। कोरियोनिक, यहाँ पर कोरियोनिक विलाई के अंदर है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ जाता है? कोरियोनिक। जिस आपके स्पेसिफिक साइड के अंदर जो भी वेन या आर्टरीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नाम पड़ता है। तो ये क्या है? कोरियोनिक, कोरियोनिक आर्टरीज एंड वेन। कोरियोनिक क्या है? धमनी और शिरा है। यहाँ से एक जो शिरा धमनी है वो क्या लाएगी? रुधिर लाएगी, और जो शिरा है रुधिर को वापस लेके जाएगी। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से सतह संलग्नित है, इसे बोलते हैं कोरियोनिक फ्रोंडोसम। क्या बोलते हैं? कोरियोनिक फ्रोंडोसम। कोरियोनिक फ्रोंडोसम। ठीक है, और ये क्या आपको शिशु दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भरा रहता है आपके क्या? फ्लूइड, जिसके अंतर्गत शिशु क्या होता है? लटका रहता है। इसके अंदर क्या भरा रहता है? फ्लूइड, जिसका नाम क्या है? एमनियोजेनिक फ्लूइड होता है। क्या, कौन सा फ्लूइड होता है? एमनियोजेनिक फ्लूइड होता है। एमनियोजेनिक फ्लूइड। एमनियोजेनिक जो द्रव है इसके अंदर क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है। और इसकी जो आउटर सतह दिखाई दे रही है इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आपके चीज़ आने वाली है, ध्यान से देखना, थोड़ी टफ है। तो यहाँ से अंदर वाली सतह है, जैसे यहाँ पर ये पूरे चार ओर से होगी, मैं इतनी बना रहा हूँ, इसे बोलते हैं विसरल। जो भी कोई भी आपकी मेम्ब्रेन है वो बाहरी सतह पर या किसी ऑर्गन से टच होती है उसे क्या बोलते हैं? विसरल। विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म्स। ठीक है, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कोरियन। क्या बोलते हैं? कोरियन। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसको कोरियोनिक विलाई क्यों कहा गया, क्योंकि ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यही तो इसी के चारों ओर गई है, ये अंदर वाली तो गई नहीं ना, इसीलिए इसको वो क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। कोरियन का क्या काम हो गया? कोरियन का काम क्या होगा? ये प्लासेंटा बनाने में काम आता है, यानी अपरा निर्माण में क्या आती है? हेल्प करती है। अपरा या प्लेसेंटा निर्माण में सहायक। क्या है? सहायक है। उसके बाद में इसके अंदर जो ग्रीन वाली लेयर दिखाई दे रही है इसे क्या बोलते हैं? ग्रीन वाली लेयर दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं एमनियोजेनिक सेल कहते हैं। और यहाँ पर एमनियोजेनिक फ्लूइड भी भरा है, इसे क्या बोलते हैं? एमनियोजेनिक सेल। एमनियोजेनिक सेल। और एमनियोजेनिक सेल है, इसी तरह इसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन होगी अंदर की तरफ, और इसका नाम क्या है? एक होता है विसरल, एक होता है पेराइटल। पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? आपका यहाँ पर कोरियन था तो यहाँ इसे क्या बोलते हैं? एमनियन। क्या बोलते हैं? एमनियन। तभी तो इसका नाम क्या पड़ा? एमनियोजेनिक फ्लूइड पड़ा। एमनियन है। एमनियन के कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। एमनियन के क्या क्या गए? एमनियन है उसके क्या क्या कार्य होते हैं? तो एमनियन का पहला कार्य क्या हो गया कि ये इसके अंदर फ्लूइड भरा है। आप इमेजिन करिए इसके अंदर फ्लूइड भरा है, तो फ्लूइड भरा है तो ये क्या करेगा? बाहर से जो भी यांत्रिक इसके अंदर क्या झटके आ रहे हैं, जर्क आ रहे हैं, उसे क्या करेगा? बचाएगा। यांत्रिक झटकों से बचाना। पहला क्या हो गया? यांत्रिक झटकों से बचाना। क्या करना है? यांत्रिक झटकों से बचाना है। दूसरा
दूसरा इसके अंदर फ्लूइड भरा है, तो फ्लूइड क्या करेगा कि इसके अंदर जो भी टिश्यू है उसको क्या करता है, सूखने से बचाता है। यानी जो भ्रूणीय ऊतक है, एम्ब्रियोनियल टिश्यू है, उसे क्या करेगा, सूखने से बचाएगा। भ्रूणीय ऊतक को सूखने से बचाएगा। भ्रूणीय ऊतक को सूखने से बचाएगा। सूखने से बचाना, ये कार्य किसका हो गया, एमनियन। तो एमनियन के दो कार्य हैं। पहला है यांत्रिक झटके, जो भी बाहर से यहाँ पर पेट है, पेट के ऊपर जोर से कोई भी चीज़ लग गई तो इसे क्या होगा, यांत्रिक झटके बोलते हैं। यांत्रिक झटकों से क्या होता है, बचाना, उसे क्या बोलते हैं, ये किसका कार्य होगा, एमनियन। दूसरा कार्य क्या है इसका, भ्रूणीय ऊतकों से, भ्रूणीय ऊतक है उसको सूखने से क्या करता है, बचाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है ग्रीन से, ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं यॉक सैक। क्या बोलते हैं, यॉक सैक। यॉक सैक, इसके अंदर ही पहली आरबीसी बनती है। आपको याद रखना है कि फर्स्ट आरबीसी, पहली आरबीसी कहाँ पर बनती है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत करते हैं। तो फर्स्ट आरबीसी है, इसके अंतर्गत निर्माण होता है, यानी फर्स्ट आरबीसी का निर्माण होता है इसके अंतर्गत। फर्स्ट आरबीसी का निर्माण किसके अंदर होता है, यॉक सैक के अंदर होता है। और दूसरी संरचना आपको रेड कलर से दिखाई दे रही है, ये संरचना है आपका एलेंटोइज। क्या नाम है इसका, एलेंटोइज। एलेंटोइज है। तो एलेंटोइज के 3 कार्य हैं। क्या कार्य हैं, 3। एक क्या हो गया, पोषण, इसको क्या देना, पोषण देना, शिशु को क्या देना, ये जो एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है इसको क्या देना, पोषण। और ये पोषण आपको इसके अंदर आपका रेस्पिरेटरी क्या मेटाबॉलिज्म होने के बाद इसके अंदर उत्सर्जन निकलेगा, तो ये क्या करे, उत्सर्जन में भी सहायक है। क्या करेगा, पहले क्या करेगा, पोषण करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, उसके बाद में ये क्या करेगा, श्वसन भी तो करेगा। श्वसन भी इसके अंदर O2 है, CO2 है, इसके माध्यम से इसका क्या होगा, एक्सचेंज होगा। थर्ड है श्वसन। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसके अंदर जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, इसके जो अंदर क्या नहीं होते, स्टोर नहीं होते। उत्सर्जी पदार्थ इसके अंदर स्टोर नहीं होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो भी बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, इसके अंतर्गत, उनके अंतर्गत अंडे के अंदर क्या हो जाता है, ये जो उत्सर्जी पदार्थ हैं एक आपके स्टोरेज किए जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो भी ह्यूमंस हैं उनके अंदर क्या नहीं होता है, स्टोरेज नहीं होता है उत्सर्जी पदार्थों को। उत्सर्जी पदार्थ हैं यहाँ से इसके माता के जो वेन्स हैं उसके अंदर क्या कर दिए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। एक क्या है आपके कोरियन, एमनियन, एलेंटोइज और यॉक सैक। इन चारों चीज़ों को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद अपन चल रहा है यहाँ पर भ्रूणीय परिवर्तन चल रहा है। तो भ्रूणीय परिवर्तन के अंतर्गत कौन से अंगों का निर्माण कब होता है, कि भाई हाथ कब बना, पैर कब बना, हृदय कब बना, आंखें कब बनी, सब प्रमुख अंग कब बने। तो भ्रूणीय परिवर्तन के अंतर्गत किन किन प्रमुख अंगों की रचना कब होती है, तो उसके बारे में 6 पॉइंट है। तो 6 पॉइंट को आपको पूर्णतः याद रखने हैं, क्योंकि ये 6 पॉइंट एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो भ्रूणीय परिवर्तन से रिलेटेड 6 पॉइंट हैं उसको अपन अध्ययन करते हैं। तो भ्रूणीय परिवर्तन से 6 जो आपके फंक्शन हैं या परिवर्तन के स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है कि पहले माह के अंत तक, भाई जैसे ही आरोपित हुआ, भ्रूण आरोपित होने के बाद में पहला माह के अंत तक, यानी 1 माह हो गया आरोपित होने के बाद में, 1 माह हो गया फर्टिलाइज आपके जो निषेचन होने के बाद 1 माह हो गया, तो 1 माह के अंत तक क्या बनेगा, हृदय बन जाएगा। क्या बनेगा, पहले क्या बनेगा, हार्ट बनेगा। क्या बनेगा, हृदय, हार्ट बन जाएगा। ठीक है। तो दूसरे माह के अंत तक क्या बनेगा, दूसरा पॉइंट है, तो सेकेंड मंथ आएगा। सेकेंड मंथ के अंत तक क्या बनेगा, जो भी प्रमुख अंग है शरीर के, प्रमुख अंग के अंतर्गत क्या आते हैं आपके पाद और अंगुलियां बन जाएगी। दूसरे माह के अंत तक क्या बनेगी, पाद और अंगुलियां बनेगी। जो पाद यानी पैर और अंगुलियां बनेगी, पैर, पाद एवं अंगुलियां। ठीक है, ये बन जाएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है 3 माह। 3 माह के अंत तक क्या बनेगा, इसको एग्जाम में क्या लिख देते हैं, तिमाही भी लिख देते हैं, यानी तिमाही।
3 महीने का समय होता है, उसे क्या बोलते हैं? तिमाही कहते हैं। इसके अंतर्गत शरीर के प्रमुख अंग, सभी जितने भी प्रमुख अंग है वो बन जाते हैं, शरीर के प्रमुख अंग बन जाते हैं। शरीर के प्रमुख अंगों की क्या हो जाती है? रचना, प्रमुख अंगों की रचना हो जाती, ठीक है। उसके बाद में चौथे महीने का नहीं है, उसके बाद सीधा किसका है? 5वां महीना आ जाएगा। क्या है? चौथे महीने के अंदर कुछ खास नहीं बनता है। उसके बाद में 5वां माह, 5वें माह के अंतर्गत क्या बनेगा? आपके 5वें माह के अंतर्गत जो भ्रूण की पहली गतिशीलता है एवं सिर पर बाल उगना देखा जाता है। यानी भ्रूण की पहली गतिशीलता, भ्रूण ने पहली बार गति की है, यानी भ्रूण की पहली गतिशीलता, भ्रूण की पहली गतिशीलता और सिर पर बाल है, बालों का उग जाना देखा जाता है। बाल उगना कहाँ पर? सिर पर बाल उगना देखा जाता है 5वें माह के अंतर्गत। उसके बाद में जो 5वां पॉइंट है, दूसरी तिमाही यानी 6 माह के अंत, दूसरी 6 माह के अंत तक पूरे शरीर पर क्या बन जाएंगे? हेयर्स आ जाएंगे, पूरे शरीर पर कोमल बाल उग जाते हैं और जो आंखों की पलकें हैं वो क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं। पूरे शरीर पर कोमल बाल, पूरे शरीर पर कोमल बाल व पलकें अलग होना, बोरोनिया का बन जाना व पलकें अलग होना, ये देखा जाता है। जो भ्रूणीय परिवर्तन के अंतर्गत 6 स्टेप हैं, उसके अंतर्गत ये चीज़ें देखी जाती हैं। पहला क्या है? पहले माह के अंत तक हृदय बनता है, दूसरे माह के अंत तक आपके पाद बंगुलियाँ बनती हैं और तीसरे माह के अंत तक शरीर के प्रमुख अंगों की रचना हो जाती है। उसके बाद 5वें माह के अंत तक भ्रूण की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उग जाना देखा जाता है। उसके बाद में दूसरी तिमाही के अंतर्गत पूरे शरीर पर कोमल बाल एवं पलकें अलग हो जाती हैं और बोरोनिया बन जाती हैं। उसके बाद हम प्लेसेंटा को पढ़ेंगे, प्लेसेंटा या अपरा को पढ़ेंगे। अपरा के अंतर्गत कौन कौन से इससे हार्मोन रिलीज किए जाते हैं और अपरा से कौन सी जो आपकी आर्टरीज हैं लेके आती हैं रुधिर और कौन सी लेके जाती हैं, और इसके अंदर कौन कौन से आपके हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। तो अपरा के अंतर्गत इन चीज़ों का अपन अध्ययन करते हैं। तो अब अपन अपरा को देखते हैं। तो अपरा के अंतर्गत जैसे मैं यहाँ पर शिशु बना रहा हूँ, ये है शिशु, ठीक है। तो इससे एक वेन और एक आर्टरीज निकलेगी, ठीक है। ये कौन सा हो गया? जो फीटस है उसका क्या हो गए? ऊतक हो गए। उसके बाद में यहाँ पर मैटरनल ऊतक आएंगे, ठीक है। ये है जो माता के ऊतक हैं, माता के ऊतक हैं, और ये किसके ऊतक हैं? आपको भ्रूण के ऊतक दिखाई दे रहे हैं। तो अपरा क्या होता है? बेसिकली अपरा होता है आपका, ये है एंडोमेट्रियम है। क्या ये? एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम और भ्रूणीय ऊतकों के मध्य क्या दिखाई दे रहा है? कनेक्शन दिखाई दे रहा है कोरियोनिक विलय के द्वारा। यानी ये किसके हैं? फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आपके फीटल एंड मैटरनल टिश्यू। इन दोनों के मध्य क्या है? फिजियोलॉजिकल कनेक्शन। किस किस के मध्य है? जो माता के ऊतक और भ्रूण के ऊतक है उनके मध्य क्या है? फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है। तो यहाँ पर एक वाहिनी दिखाई दे रही और यहाँ भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही गलती ज़्यादा होती हैं। ये है आपका क्या नाम है इसको? जो यहाँ पर भ्रूण है, भ्रूण के ऊपर 2 आपको वाहिनियाँ दिखाई दे रही हैं, इसका नाम क्या है? यहाँ इसे बोलते हैं अम्बिलिकल भी बोलते हैं, याद रखना है। जो यहाँ से जुड़ी हुई संरचना उसे क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल, अम्बिलिकल कॉर्ड होती हैं, उसी के अंतर्गत ये वाहिनियाँ होती हैं। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? जो भी वेन है, आर्टरीज हैं, उसकी स्पेसिफिक साइड है, उसके अकॉर्डिंग इसका क्या नाम हो जाता है? नाम हो जाता है। तो ये है अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। और ये क्या है? अम्बिलिकल वेन, ठीक है। तो आपको पता है
जो आर्टरीज होती हैं या धमनी होती हैं वो कौन सा रुधिर कैरी करती हैं, तो रुधिर लेके जाती हैं आपका शुद्ध। लेकिन यहाँ पर अम्बिलिकल वर्ड लग गया। जब भी अम्बिलिकल या पल्मोनरी कहीं वर्ड लग जाए, अम्बिलिकल या पल्मोनरी कहीं भी वर्ड लग जाए तो आपको सचेत हो जाना है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो यहाँ ये रुधिर है कौन सा लेके जाएगी, अशुद्ध रुधिर लेके जाएगी, अशुद्ध रुधिर। इसके अंदर कौन सा रुधिर बहेगा, अशुद्ध रुधिर बहेगा। और इसकी संख्या कितनी होती है, नंबर कितने होते हैं, 2, यानी ये 2 आएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वेन दिखाई दे रहा है, वेन से आगे नाम क्या लगा है, अम्बिलिकल भी लगा है। तो अम्बिलिकल लगा है तो ये कौन सा रुधिर कैरी करेगी, शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर। और इसकी नंबर कितने होते हैं, इसके नंबर होते हैं 1, ठीक है। ये नंबर भी याद रखने हैं और ये तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा रुधिर कैरी करती है, ठीक है, अम्बिलिकल के अंतर्गत। उसके बाद में अपरा के कौन कौन से फंक्शन है, तो अपरा के 5 फंक्शन का अपन अध्ययन करेंगे। पहला क्या है, ये आपके फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन फीटल एंड मैटरनल टिश्यू है। पहला क्या है, फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है, क्या है, फिजियोलॉजिकल कनेक्शन। पहला जो इसका फंक्शन है क्या है, फिजियोलॉजिकल कनेक्शन, फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन फीटल एंड मैटरनल टिश्यू, ठीक है, ये इंग्लिश में याद रखना आपको। दूसरा इसका कार्य क्या है, दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है, इसके अंदर ये जो अपरा होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन व बैरियर की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसके किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर भी जो सेकेंड स्टेप आता है, जो रुधिर संता है, जहाँ यूरिन फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर जो सेकेंड प्रोसेस आती है, स्टेप आता है, उसका भी नाम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और यहाँ भी क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एवं बैरियर अवरोध की तरह कार्य करता है। वह बैरियर की तरह कार्य करता है, बैरियर की तरह कार्य करता है, बैरियर की तरह क्या करता है, ये कार्य करता है। तो इसके 2 फंक्शन आपको याद रखने हैं। पहला क्या है, फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मैटरनल एंड फीटल टिश्यू। दूसरा क्या है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बैरियर की तरह कार्य करता है। तो इसका थर्ड है, तो आपको 5 एंटीबॉडी होती हैं। कितनी होती है, 5 एंटीबॉडी होती हैं। IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, तो 5 एंटीबॉडी होती है। तो इसके अंतर्गत जो थर्ड पॉइंट है इसी रिलेटेड है, ये भी मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा कि एंटीबॉडी क्या होती है। तो ये आपको याद रखना है कि 5 टाइप की होती है। तो इसके अंतर्गत जो IgG दिखाई दे रहा है, IgG ये क्या कर जाती हैं, भ्रूणीय अवस्था के अंदर इस अपरा को क्या कर जाती हैं, पार करके इसके अंदर चली जाती हैं। इसीलिए इसके अंदर जो जन्मता है बच्चा तो उसके अंदर IgG एंटीबॉडी उपस्थित होती हैं। तो ये क्या करती है, प्रतिरक्षा को बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये क्या कि IgG एंटीबॉडी होती है, वो क्या करती है, अपरा को पार कर सकती है, अपरा को पार करती है, ठीक है। उसके बाद में 4th पॉइंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। जो भी HIV वायरस है, ठीक है, HIV वायरस हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनेरिया हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये जिस माता के अंदर जैसे HIV वायरस हो रखा है, HIV वायरस माता के अंदर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो आपका फीटस है उसके अंदर भी चला जाता है। यानी जितने भी आपके सेक्सुअल डिजीज़ हैं, सेक्सुअल डिजीज़ के अंदर HIV वायरस हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है, उसके बाद में गोनेरिया हो गई, ये क्या कर जाते हैं, ये आपके अपरा को पार कर जाते हैं, ठीक है, अपरा को पार कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में 5th पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। जो अपरा है ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जिससे क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। तो इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, एक है HCG, कौन सा है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। उसके बाद HPL है, HCG है, ये आदि क्या निकलते हैं, इससे निकलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कौन सा हार्मोन निकलता है, मेन। यदि किसी गर्भाधारण किया नहीं किया महिला ने, तो इसका पता भी HCG से ही लगाया जाता है।
जब यूरिन टेस्ट होता है, किसी डॉक्टर के पास जाती है तो वहाँ क्या हो जाता है, यूरिन टेस्ट होता है। तो यूरिन के अंदर ये क्या होता है, उपस्थित होता है। तो ये किसी भी महिला के अंदर यूरिन के अंदर HCG की उपस्थिति दर्ज हो तो वो क्या होगी, प्रेग्नेंट महिला होगी। तो ये 5 पॉइंट हैं अपराध से रिलेटेड, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो हमारा लास्ट टॉपिक है अभी, वो है पार्चुरेशन। भ्रूण का क्या होगा, प्रसव होगा। अब 9 महीने पूरे हो गए, जैसे यहाँ पर इस भ्रूण के क्या हो गए, 9 महीने पूर्ण हो गए। 9 महीने पूर्ण हो गए तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिर प्रसव शुरू हो जाएगा कि भाई 9 महीने की गर्भावस्था पीरियड होती है कि इसके अंदर, ह्यूमन के अंदर कितनी होती है, 9 महीने की गर्भावस्था पीरियड होता है। तो 9 महीने पूर्ण होने के बाद में जो पार्चुरेशन या लेबर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लेबर भी कहते हैं। तो पार्चुरेशन के अंतर्गत कौन से आपके हार्मोन निकलते हैं, तो उनका अपन पार्चुरेशन के अंतर्गत देखते हैं, अध्ययन करते हैं इसका। तो हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन या लेबर पढ़ेंगे। तो पार्चुरेशन 9 महीने पूर्ण हो जाने के बाद भ्रूण है उसके अंदर पार्चुरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो पार्चुरेशन के अंतर्गत एक रिफ्लेक्स आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा नी जर्ग रिफ्लेक्स, उसी के अंदर इसके अंदर फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स आता है। ये आपको याद रखना है, फीटल इंजेक्शन नहीं है, इजेक्शन है, इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर कौन सा रिफ्लेक्स आता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है इसके अंतर्गत। तो ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स, ये 3 इंग्लिश के टर्म्स है, याद रखना, इंग्लिश में याद रखना है। कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है। उसके बाद में जो प्रसव होता है तो उसके लिए मुख्य हार्मोन कौन सा है, प्रसव के लिए मुख्य हार्मोन, हिंदी में पार्चुरेशन को क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। इसका मुख्य हार्मोन है वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, ये याद रखना है, ऑक्सीटोसिन। तो प्रसव का जो मुख्य हार्मोन है कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये करता है आपके जो गर्भाशय की जो एक होती है एंडोमेट्रियम, एक होती है मायोमेट्रियम, जो बीच वाली सतह उसे क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं, मायोमेट्रियम। गर्भाशय की जो मायोमेट्रियम है उसके अंदर क्या कराता है, तीव्र संकुचन कराता है। तीव्र जो संकुचन ऐसे ऐसे क्या होगा, उत्तेजित होगी, तीव्र संकुचन होगा। तीव्र संकुचन होने के बाद जितनी भी इसके अंदर आर्टरीज वेन जा रही है उसके अंदर क्या हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा, तो रुधिर की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जानी, टूटनी शुरू हो जाती है और उससे क्या हो जाता है, आपका शिशु भी अलग हो जाता है। तो मुख्य हार्मोन कौन सा हो गया, ऑक्सीटोसिन। एक आता है आपका क्या आता है, रिलैक्सिन भी आता है, रिलैक्सिन, और एक आता है इनिपिन भी आता है। रिलैक्सिन का क्या हो गया, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, प्यूबिक सिम्फाइसिस ये वाले रीजन होता है, जो आपके जो पैर है नीचे वाला, उससे ऊपर का रीजन क्या कहलाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस रीजन कहलाता है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करेगा, चौड़ा करेगा, जिससे क्या हो कि बच्चा इजीली से बाहर निकल जाए, क्यों, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करेगा, चौड़ा करेगा। तो ये 2 हार्मोन हैं, एक है ऑक्सीटोसिन और एक है आपका रिलैक्सिन। ये किस में मदद करते हैं, प्रसव के अंदर मदद करते हैं। तो एक होता है कि बच्चा कैसे बाहर निकलेगा, बच्चा योनि से बाहर निकलता है, वेजाइना से बाहर निकलता है, एक हेड पार्ट बाहर आता है, या तो आपके पैर बाहर आएंगे सीधे, या क्या आएंगे, सिर बाहर आएगा, दोनों के अलावा कोई पार्ट बाहर नहीं आ सकता है। तो इन दोनों के आधार पर देखते हैं, इनके नाम भी अलग अलग हैं। जैसे हेड पार्ट बाहर आए कि शिशु का क्या आ जाए, हेड पार्ट बाहर आए, हेड पार्ट या क्राउनिंग, हेड को क्या बोलते हैं, क्राउन भी तो कहते हैं, क्राउनिंग या ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ये ऑक्सीपिटो होता है। ऑक्सीपिटल आपका क्या है, ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ठीक है। ये बोन भी ऑक्सीपिटल होती है। तो यहाँ पे इसी का नाम क्या पड़ा है, ऑक्सीपिटो एंटीरियर। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले हेड पार्ट बाहर आएगा, हेड पार्ट बाहर आने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटो एंटीरियर बोलते हैं। उसके बाद में ब्रीच डिलीवरी, क्या है, ब्रीच डिलीवरी। दूसरा पॉइंट क्या आता है, ब्रीच डिलीवरी, BREACH। ये ब्रीच डिलीवरी कहीं भी लिखा हो, इसका मतलब है पहले क्या आ रहे हैं, लेग्स बाहर आ रहे हैं, पहले टांगे बाहर आ रही है, ठीक है। उसके बाद में
एक आता है कि बच्चा निकल ही नहीं रहा हो, तो क्या करते हैं डॉक्टर सर्जरी करके उसको बाहर निकालते हैं। तो सर्जरी करके उसे बाहर निकालने को क्या बोलते हैं? एपिसियोटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिसियोटोमी। सर्जिकली क्या निकालना? बच्चा है उसको सर्जिकली बाहर निकालना। तो जो आपकी क्लाइटोरिस नीचे की ओर क्या होता है, एक पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पर वेजाइना बना रहा हूँ तो यहाँ इसको क्या किया जाता है, यहाँ से इसको काटा जाता है, जिससे क्या हो जाए, इसकी साइज बड़ी हो जाए और इससे क्या निकल जाए, इजीली जो बच्चा है वो बाहर निकल जाए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एपिसियोटोमी। तो ये 3 तो आपको याद रखने हैं। तो इसी के साथ जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा था टॉपिक पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम जनन स्वास्थ्य या ह्यूमन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अध्ययन करेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक व शेयर भी करना है। धन्यवाद।